डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंतिम सेट हिंदी ए का। इससे पहले हिंदी बे के पांचों सेट करवा दिए हैं और हिंदी ए का पांचवा सेट है। इंग्लिश के सारे सेट पांचों करवा दिए हैं। संस्कृत के पांचों सेट करवा दिए हैं। आपके साइंस के 3-4 सेट करवा दिए हैं। सोशल साइंस के भी करवाए हैं और मैथ के भी करवाए हैं। यानी कि हर जिसके भी ज़्यादातर कमेंट आए हैं ना, उन सेट को पहले करवाया है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको और कौन सा सेट जो बचा हुआ है उसको चाहिए सॉल्यूशन। फटाफट मैक्सिमम कमेंट करिए और कमेंट करते ही आपके सॉल्यूशंस आपके सामने प्रकट होंगे, आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो आपके कमेंट, क्योंकि व्हेन यू आस्क मोर देन यू विल गेट मोर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपठित बोध से। अपठित बोध में आपको एक गद्यांश दिया गया है। किसी के पास अगर ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर इससे की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, इसकी पूरी लिंक मिल जाएगी सारी पीडीएफ की। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ में। और यदि आपको लिंक नहीं मिलती है, कोई वीडियो नहीं मिलता है, तो आप अपने क्लास क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको भी डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। हम आपको उसकी लिंक भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट करेंगे लिख करके कि 10th क्लास की लिंक दीजिए सर, बस इतना करना है और आपका 10th क्लास का लिंक आपको कमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 है, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियां लिखी हैं। इस पूरे जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तब आपको इसका आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां लिखी हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया है। तो चंद्रमा को किसी ने रजनीपति माना है, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है, किसी ने किसी विरहणी ने उसे दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। तो इस तरह से इसमें जो चीज़ बताई गई है उसी के आंसर्स आपको उसी हिसाब से लिखने हैं। और जो हमने सॉल्यूशंस अभी तक बनाए हैं, जितने भी सेट्स डाले हैं ना, एकदम 100% गारंटीड परफेक्ट सॉल्यूशन बताए हैं। इधर उधर की बातें नहीं, फालतू का भाषण नहीं। ठीक है, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं और जो उसका आंसर होगा वही बताया है। आप और भी चैनल पे देखते होंगे सॉल्यूशंस, मेरे हिसाब से तो देखते ही होंगे। वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस बहुत सारे गलत मिलेंगे। अगर आप उसको एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जहाँ पे भी पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप सही देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है, बालक को शांत करने का क्या उपाय था। तो यहाँ पर देखिए, बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखाना। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्याकरण संबंधी प्रश्न जो हैं उन पे। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। दशानन का जो पद विग्रह करके हमें समास का नाम बताना है। तो देखिए, बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अथवा पाठ में। देखिए, दशानन का समास विग्रह जब होगा, 10 आनन है जिसके, यानी कि रावण, और इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज ऐसे ही दशानन। ठीक है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास का जो है एग्जाम्पल भी है। अब आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो बाहर जो है अविकारी यानी कि अव्यय शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट है, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना, कभी कभी पूछता है। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द किसे कहते हैं। तो जिस शब्दों के लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो शब्द जो है अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करना है। तो देखिए, इसमें अविकारी शब्द, मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, तो इसमें जो और है ये आपका अविकारी शब्द है या फिर अव्यय शब्द है। और उसके बाद में मैं कल चली जाऊंगी, तो इसमें कल जो है ये अविकारी या अव्यय शब्द है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न है उसके ऊपर। तो यहाँ पे दिए गया जो काव्यांश है इसको पढ़ना है और उसके बाद में आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। इसके अथवा में है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं और छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ये हमें समझाना है। तो सबसे पहले प्रस्तुत जो हमें गद्यांश की व्याख्या करनी है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना, छाया मत छूना से लिया गया है। यहाँ पे ये क्या एक्चुअली किया है, यहाँ पे तो छाया मत छूना में ये मन आ गया ना, तो इसको हटा दो। ठीक है, छाया मत छूना से किया गया है, ये गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए,
छाया मत छूना से लिया गया है। यहाँ कवि ने मनुष्य को सुख वैभव के पीछे न भागकर यथार्थ का सामना करने का संदेश दिया। यथार्थ मतलब जो सच है उसका, ठीक है? और यहाँ पर देखिए व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है। यह सब एक भ्रम की तरह है। कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। कवि ने इस इन सारी भावनाओं को छाया बताया है और हमें संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना डट कर करें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हमें जो है इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका भाव जो है व्याख्या कर देंगे। आते हैं और पाठ पे। तो गर्मियों में प्यास से व्याकुल मृग को रेगिस्तान में थोड़ी दूरी पर पानी होने का प्रण होता है। प्रण मतलब एहसास होता है। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया, मृग तृष्णा किसे कहा गया, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ के लिए हुआ है वो बताना है। तो किंतु पास जाने पर केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। यानी कि गर्मियों में जब प्यास से व्याकुल मृग जो है रेगिस्तान में थोड़ी दूर पानी होने का जो है प्रण होता है। क्यों, आप जब भी देखोगे कभी आप धूप में दोपहरी में सड़क पे चले होगे तो जो डामर की सड़कें हैं बहुत दूर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी है, चमकती हैं धूप में। तो उसी तरह से मृग तृष्णा को भी ये रेगिस्तान ऐसा लगता है दूर से। आप रेगिस्तान में भी देखोगे, मैं तो गया हूँ कई बार, तो आप भी जो है रेगिस्तान में घूमने जाओगे तो आपको इस टाइप की चीज़ें फीलिंग आएगी कि वहाँ रेगिस्तान नहीं है, वहाँ पे पानी है। तो किंतु पास जाने पर केवल रेत ही रेत दिखाई देता है और फिर वहाँ से आगे पानी होने का भ्रम होने लगता है। फिर जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ना कि जहाँ पे पानी था, वहाँ पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे मिट्टी दिखाई देगी। फिर उसके आगे उतनी ही दूर आगे फिर आपको एहसास होगा, अरे वहाँ पे पानी है। फिर आप जाओगे वहाँ पे फिर मिट्टी मिलेगी। तो इस तरह से आपको जो है एक ये लगा रहेगा। वह पानी के इस भ्रम को वास्तविक पानी समझकर उसे पाने के लिए भागता रहता है। इसकी इस स्थिति को ही जो है मृगमरीचिका या मृग तृष्णा कहा गया है। इस प्रकार प्रतीकात्मक अर्थ में मृग तृष्णा यानी मिथ्या भ्रम व अथवा छलावे की स्थिति को कहा जा सकता है। छाया मत छूना कविता में कवि कहना चाहता है कि जीवन में प्रभुता यानी बड़प्पन की अनुभूति भी एक प्रकार से भ्रम ही है, क्योंकि व्यक्ति इसे पाने के लिए मान सम्मान, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा के लिए भागता रहता है और इसी भ्रम में वह पूरा जीवन जो है छला जाता है यानी ठगा जाता है और यह भ्रम उसे सुख नहीं बल्कि दुख ही देता है। तो इस तरह से हमें देखिए, पहले तो हमने बताया कि मृग तृष्णा क्या है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर उसके बाद में उसने पूछा था कि छाया मत छूना में वो किसको संदेशित करता है या किसको प्रकट करता है, किसके लिए उपयोग किया है, ये भी बताया। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है, उसमें बताना क्या है। वही सॉल्यूशन हम देते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी सॉल्यूशंस आपके अपलोड किए गए ना, बेस्ट सॉल्यूशन अपलोड किए गए हैं गारंटी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ को बार-बार इसलिए बताता हूँ कि कई बच्चे जो है दुविधाजनक स्थिति में फँसे हुए हैं कि सर वहाँ पे तो ऐसा आंसर है, मैंने बेवकूफ़, वहाँ पे आंसर नहीं, वो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें, क्योंकि आंसर जो है वो गलत बताया जा रहा है और आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग गलती कर रहे हो वहाँ पे। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्या कहा कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना? जो अब इसको क्यों कहा? सॉरी, क्या कहा नहीं, क्यों कहा? तो ये मैंने आपको पहले वाले सेट में भी बताया है, दूसरे सेट में भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद अंतिम सेट में भी सेकंड लास्ट सेट में भी आया था। सभी में ये सेट जो है क्वेश्चन घुमा-फिरा के पूछा जा रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो देखिए, कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी से कहती है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते न रहना, केवल अपनी सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ही ध्यान देना ही तुम्हारे लिए जो पर्याप्त नहीं, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है वह और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूब कर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उससे सावधान रहना है। यानी कि जो आपको जो चीज़ दिखाई देती है उसको सचेत होकर समझें कि वो क्या है। ये बताना चाहती है कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को।
मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करना है अथवा में बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में क्या लिखा गया है। उनका जन्म जो है 3 अप्रैल 1931 से और 15 नवंबर 2021 में हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार थीं और मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में जन्मी मन्नू भंडारी का बचपन जो है, वो बचपन में नाम उनका महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू का नाम जो है चुनाव किया। उन्होंने एमए तक शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिराना हाउस में अध्यापिका रही। धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्रदान करने वाली मन्नू भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षता भी रही हैं अध्यक्ष सॉरी अध्यक्षा भी रही हैं। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला, क्योंकि उनके पिता सुख संपत राय भी जो जाने माने लेखक थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व बहुत ही विकसित था। तो ये हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में सारा बता दिया। अब आते हैं बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की विशेषताएं जो हैं, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड नहीं आया। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा प्रेम था और उसके बाद में वे मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। वे एक सीधे साधे और सच्चे इंसान थे। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति थी और मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हम इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगले जो नवा क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। इस किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया क्योंकि वे बेल्जियम के रेशो चैपल से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह जो है रच बस गए थे। उन्होंने सन्यासी बनकर के भारत में रहने का फैसला किया और मसीही धर्म से संबंध रखते हुए भी, यानी कि वो क्या थे, वो अपने जो ईसाई धर्म है ना, उससे संबंध रखते हुए उन्होंने हिंदी में शोध किया और शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इससे उनके भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का पता चलता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि फादर बुल के जो है भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्क्राइब किया कि क्यों उन्हें अभिन्न अंग माना जाता है। आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो देखिए ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं, तो इसलिए जो है ये अखबार जो है चुप थे कि दुनिया क्या कहती। अगर वो सच छाप देते तो कहते कि जिंदा इंसान की नाक लगा दी, ये इसको सोच के दुनिया क्या कहती। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद आते हैं रचना खंड में। रचना खंड में जो है अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक अभियंता को पत्र लिखना है और अथवा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई लिखनी है। तो देखिए दरियागंज कुछ भी आप एड्रेस लिख दें, एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखेंगे, फिर विद्युत अभियंता बिजली विभाग जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस का जो है आप यूज़ करेंगे। नई दिल्ली है तो नई दिल्ली, रांची है तो रांची, फिर विषय आप लिखेंगे बिजली की समस्या के समाधान हेतु। उसके बाद महोदय करके आप जो निवेदन करेंगे, इन दिनों दरियागंज के समस्त निवासी अनियमित बिजली आपूर्ति से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। आप दरियागंज की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने घर का नाम, अपने घर का एड्रेस या कोई भी जिला जो है यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको ऊपर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है। मार्च अप्रैल का महीना होने से बच्चों के अध्ययन में रुकावट आ रही है तथा गर्मी की शुरुआत होने से सब परेशान हैं। बिजली नहीं आने से पानी की समस्या सबसे बड़ी है। इस समस्या के समाधान हेतु हमने कई बार बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी समस्या पर ध्यान दें और इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। इस कृपा के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद लिख करके अपना नाम लिख के खत्म करेंगे। उसके बाद आते हैं अथवा पार्ट में, जो कि हमें एक लेटर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे है, आपको एड्रेस लिखना है सबसे पहले और फिर नाम और फिर उसके बाद एड्रेस, उसके बाद में फिर डेट। ठीक है, जरूर ये ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रिय मित्र, सप्रेम
नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमको 10वीं कक्षा के लिए विद्यालय की तरफ से ही तुम्हें 1000 रुपये प्रति माह की मेगा छात्रवृत्ति मिलने की घोषणा हुई है। अ, तुम मुझे तुम जैसे प्रतिभाशाली और योग्य छात्र को मिलना समुच्च सामाजिक न्याय और प्रोत्साहन की बात है, ठीक है? सचमुच सामाजिक न्याय और प्रोत्साहन की बात है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। आशा है कि इससे तुम्हारे माता-पिता पर तुम्हारी पढ़ाई पर होने वाले आर्थिक भार आर्थिक भार में कमी आएगी। यहाँ पे की जगह में कर लेना, ठीक है? और इसके बाद में और तुम पूर्ण उत्साह एवं निश्चित होकर अपनी पढ़ाई में मन लगाओगे। जब आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो एक खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो आपकी जो है निश्चिंता और उत्साह बढ़ जाती है, और जिससे कि आपका जो है पढ़ाई में मन लग जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस तरह से आप लेटर को लिखेंगे। इसमें 1-2 लाइन आप पर ऊपर-नीचे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। तुम्हारा मित्र लिख कर के जो है अपना नाम लिख देंगे। 12वां जो क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर जो है आपको तीसरा मुंडा और दूसरा जो है मेरे प्रिय अध्यापक, इनके ऊपर जो है क्या लिखना है? निबंध लिखना है ना? निबंध लिखने की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे जो आपको पॉइंट्स है ना, इनको इंक्लूड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे मेरे प्रिय अध्यापक जो है इसके ऊपर लिखा है, तो भूमिका देखो, पहले भूमिका जो पॉइंट दिया है उसके हिसाब से पॉइंट देंगे तो ही हमको नंबर मिलेंगे। तो भूमिका लिखेंगे। शिक्षण का तरीका जो है, उनकी क्या कला रही, कैसे पढ़ाते होंगे उसको बताएँगे। विद्यार्थी के प्रति उनका कैसा व्यवहार है उसको बताएँगे, ठीक है? प्रेम कैसा बताएँगे, स्वभाव बता देंगे उनका, सभी के प्रति स्वभाव कैसा है, ठीक है? इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज जो लिखते जाएँगे, और आप पढ़ लेना आराम से, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। इसको पढ़ करके वीडियो को लंबा करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उसके बाद में आप निष्कर्ष निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अंतिम जो प्रश्न बचता है, हर्बल तेल का जो है एक विज्ञापन आपको 50 शब्दों में तैयार करना है। तो लंबे मुलायम घने बालों के लिए फॉल फाइट हर्बल केश तेल, इस तरह से आप बड़े-बड़े कैपिटल अक्षरों में थोड़ा-सा सजा करके जो है विज्ञापन पेंसिल से आप सजा देंगे, बॉक्स वगैरह बना के, और इस तरह से गोला बना करके सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध एक डब्बा बना देंगे, एक शीशी बना देंगे। फॉर फाइल का मैंने छोटा-सा एफएफ लिखा है। फॉर फाइल आप फॉल फाइट लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे फॉल और यहाँ पे फाइट लिख सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक तेल, कैप्सूल एवं शैम्पू, और फिर जो है आप इसके बारे में थोड़ा-सा ज्ञान दे देंगे। बालों को लंबा, मुलायम व घना बनाएँ, बालों को काला करें और बालों को असमय सफ़ेद होने से रोके। इस तरह से पॉइंट वाइज़, और फिर अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। ये जो हमारा आप नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जब आप अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र हैं, उनको भेज सकते हैं इस नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर वैसे भी स्क्रीन पे चल रहा है, आपने सभी ने देखा होगा। इसके अलावा इस पे कोई भी मैसेज या कमेंट या फिर फ़ोन ना करें। ध्यान रखें, ये केवल हेल्पलाइन नंबर है, केवल आपके हेल्प के लिए है। जो आपके सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं या नहीं बने हैं, उनको दिया जाएगा। जो पेपर्स जैसे कि आपके मासिक एग्ज़ाम परीक्षाओं के पेपर्स हैं, उनको आप इसमें भेज सकते हैं। जो आपके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं 24 तारीख से, उनके भी प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे आप भेज सकते हैं। ध्यान रखना है, पेपर आपका साफ़ होना चाहिए, पीडीएफ रूप में होना चाहिए। अगर पीडीएफ बना के नहीं भेज सकते हैं, तो फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, इस नंबर पे और कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, अन्यथा आपका कोई रिस्पॉन्स जो है कामयाब नहीं होगा, और आपके नंबर जो है ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएँगे, और फिर आप कभी भी ज़िंदगी में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। तो ये नंबर देने का मतलब नहीं है कि आप नंबर को बस हाय हेलो, और बहुत सारे मैसेज आते हैं हाय हेलो, तो उनके ब्लॉक कर दिया जाते हैं नंबर, और फिर उनका कभी भी मैसेज नहीं आता। अब उनको ज़रूरत होगी तो भी वो नंबर पे मैसेज नहीं कर पाएँगे। तो सबसे बड़ी समस्या वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग ना करें, और अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।